नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564880530969560897453864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, कंप्यूटर सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम UPSC जूनियर असिस्टेंट, VPO, इलाहाबाद हाई कोर्ट RO के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है। अगर आप जूनियर असिस्टेंट, UPSC जूनियर असिस्टेंट, VPO, इलाहाबाद हाई कोर्ट RO के लिए जो है आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। 8564880530 या 9696066089 पर जो है कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत का पहला सार्वजनिक इंटरनेट सेवा प्रदाता कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है: रिलायंस कम्युनिकेशन, विदेश संचार निगम लिमिटेड, टाटा कम्युनिकेशन या भारतीय टेलीकॉम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। भारत का पहला सार्वजनिक इंटरनेट सेवा प्रदाता जो है वह विदेश संचार निगम लिमिटेड था और इसने जो है सार्वजनिक इंटरनेट सेवा 1995 में शुरू किया था, 1995 से। और बात करें भारत में इंटरनेट की, तो भारत में जो इंटरनेट सेवा शुरू की गई थी वो 1986 से भारत में जो है इंटरनेट उपलब्ध था। लेकिन यह उपलब्धता जो है सार्वजनिक रूप से नहीं थी, यह केवल अनुसंधान केंद्र जो थे उन्हीं को इसका एक्सेस था। तो इसका ऑप्शन भी जो है वह सही हो जाएगा, विदेश संचार निगम लिमिटेड। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 2000 में, 1990 में, 1991 में या 2001 में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है वर्ष 2000 में जो है लागू किया गया था। इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, एक्सेल वर्कशीट में सक्रिय सेल की सामग्री किसमें प्रदर्शित होती है? एक्सेल वर्कशीट में सक्रिय सेल की सामग्री किसमें प्रदर्शित होती है? टास्क बार में, फार्मूला बार में, टाइटल बार में या स्टेटस बार में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। वर्कशीट में जो है सक्रिय सेल की सामग्री फार्मूला बार में जो है प्रदर्शित होती है। जब आप एक्सेल सीट ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से इंटरफेस होता है उसका। यहाँ पर जो है ये टूल बार हो जाता है आपका, टूल बार, और इसी के नीचे एक पट्टी लगी होती है वाइट कलर की। यहाँ पर जो है FX लिखा होता है, FX। यहाँ पर जो है ये आपका जो आप ये सेल है, जब आप जिस सेल में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है वह रो और कॉलम दिखाई देता है और FX जो होता है यही जो है आपका फार्मूला बार होता है, फार्मूला बार होता है यही। और जो भी आप डेटा एंटर किए हैं यहीं पर जो है आपको प्रदर्शित होता है इसी बॉक्स में। तो इसका ऑप्शन भी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू विंडो किस फंक्शन की द्वारा प्रदर्शित की जाती है? आप ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है फंक्शन की पूछी जा रही है। फंक्शन कुंजी द्वारा जो है किससे प्रदर्शित होती है आपको ये बताना है, किस फंक्शन की का प्रयोग करके। आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। Ctrl+F2 आप प्रेस करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रिंट का प्रीव्यू जो है वह ओपन हो जाएगा, पॉपअप बन के आ जाएगा। अगर वैसे नॉर्मली आपको करना है तो आप Ctrl+P एंटर करेंगे तो जो है आपका प्रिंट का प्रीव्यू ओपन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। लेकिन आपको अगर फंक्शन की यूज करनी है तो आपको Ctrl+F2 प्रेस करना होगा। तो इसका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने का शॉर्टकट क्या है? पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी, Ctrl+M प्रेस करते हैं पावर पॉइंट में नई स्लाइड को जोड़ने के लिए। अगर आप नया प्रेजेंटेशन ओपन करना चाहते हैं तो Ctrl+N प्रेस करना होता है। नई PPT ओपन करना चाहते हैं तो आपको
Ctrl+N प्रेस करना होगा। और नई स्लाइड यूज, आप किसी पावर पॉइंट फाइल में काम कर रहे हैं, इसमें आपको एक नई स्लाइड ऐड करना है तो आपको Ctrl+M प्रेस करेंगे तो इसके नीचे जो है एक नई स्लाइड जुड़ जाएगी। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है SDRAM, SDRAM में S का फुल फॉर्म क्या है? स्टेबल, स्टैटिक, सॉलिड या सिंक्रोनस? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। SDRAM में जो S का फुल फॉर्म होगा वह सिंक्रोनस होगा, और पूरे का जो फुल फॉर्म होगा SDRAM का सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। और SDRAM का जो यूज होता है या गेमिंग कंप्यूटर जो होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है NFS का फुल फॉर्म क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नेटवर्क फाइल सिस्टम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेटवर्क फाइल सिस्टम NFS का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? सफारी, याहू, लाइकोस या मेटा क्रॉलर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सफारी जो है यह एक सर्च इंजन नहीं है, यह एक वेब ब्राउज़र है। एप्पल का वेब ब्राउज़र है सफारी। इसे जो है एप्पल द्वारा 2003 में लॉन्च किया गया था। 2003 में इसे लॉन्च किया गया और इसका मोबाइल वर्जन जो आया था वह 2007 में आया था, 2007 में। बाकी तीनों जो है याहू, लाइकोस, मेटा क्रॉलर, ये सभी जो है सर्च इंजन है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। MS पावर पॉइंट 2007 में स्लाइडों के लिए निम्न में से ट्रांजिशन स्पीड का कौन सा विकल्प मौजूद नहीं होता है? मीडियम, स्लो, लो, स्लो, फास्ट? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह लो वाला ऑप्शन नहीं होता है। ट्रांजिशन स्पीड में जो है मीडियम होता है, स्लो होता है और फास्ट होता है, ये तीनों उपलब्ध होते हैं। यह लो वाला ऑप्शन नहीं उपलब्ध होता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। अगला प्रश्न है MS वर्ड में निम्न में से किसके लिए Ctrl+J शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? टेक्स्ट को मध्य में अलाइन करने के लिए, टेक्स्ट को दाएं अलाइन करने के लिए, टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों मार्जिन पर अलाइन करने के लिए, या टेक्स्ट को बाएं अलाइन करने के लिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। MS वर्ड में जब आप Ctrl+J प्रेस करते हैं, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट टाइप किया, तो होता क्या है कि जब ये साइड में कोई रो यहाँ तक पहुँचती है, कोई रो पहले ही रह जाती है। तो इसको अलाइन करने के लिए जब आप Ctrl+J प्रेस करेंगे तो आपके जितने टेक्स्ट हैं सभी एक सीध में आ जाएंगे, सभी जो है अलाइन हो जाएंगे Ctrl+J प्रेस करने पर। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। टेक्स्ट को दाएं बाएं दोनों मार्जिनों पर अलाइन करने के लिए जो है Ctrl+J का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? 1 GB का, 5 GB का, 10 GB का या 15 GB का? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जीमेल प्रत्येक अकाउंट पर जो है 15 GB का फ्री स्टोरेज प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है IMEI कोड में ई का अर्थ क्या होगा? ई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंगेज, इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक या इथिकल? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। IMEI में जो है ई का जो फुल फॉर्म होगा वह इक्विपमेंट होता है, और IMEI का जो फुल फॉर्म होता है टोटल इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। बात करें IMEI की, तो यह 15 या 17 अंक का जो है एक यूनिक कोड होता है, यूनिक नंबर होता है 15 या 17 अंकों वाला। मोटरोला में जो है 14 अंक का भी होता है। मोटरोला के जो फ़ोन होते हैं उनका IMEI नंबर जो होता है वह 14 अंकों का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फॉन्ट साइज की ड्रॉप डाउन लिस्ट में सबसे छोटा फॉन्ट साइज क्या चुना जा सकता है? 8, 4, 2, 6? तो सही, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 8। जब आप माइक्रोसॉफ्ट 2007 में जो है आप अगर
फ़ॉन्ट के साइज़ का ओपन करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट को, तो उसमें सबसे पहले जो आता है वह 8 आता है। तो सबसे छोटा जो फ़ॉन्ट होगा वह 8 का होगा। इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, गूगल क्रोम ब्राउज़र में डाउनलोड विंडो को डिस्प्ले करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कंट्रोल जे प्रेस करेंगे गूगल क्रोम ब्राउज़र में तो आपकी जो डाउनलोड वाला विंडो है वह ओपन हो जाएगा कंट्रोल जे प्रेस करने से। अगर आप गूगल क्रोम में नया टैब ओपन करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल प्लस टी प्रेस करना होगा नया टैब के लिए। अगर आप नई विंडो ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एन प्रेस करना होगा। तो इसका ऑप्शन डी सही है। गूगल क्रोम में डाउनलोड विंडो ओपन करने के लिए जो है आपको कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो जो है डाउनलोड विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली के अनुसार BCD का तात्पर्य है, BCD का फुल फॉर्म क्या है आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। बाइनरी क्लास डेसिमल इसका फुल फॉर्म होता है। बाइनरी क्लास डेसिमल फुल फॉर्म होता है BCD का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 76 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग इसको इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा। पाईजैप, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, एडोब फोटोशॉप, यह किसके उदाहरण हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ग्राफिक सॉफ्टवेयर के उदाहरण है पाईजैप, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, एडोब फोटोशॉप, ये सभी जो हैं ग्राफिक सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? जब कोई आप फाइल सेव करते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है आपको ये बताना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन जो होता है वह .doc होता है या .docx होता है। ये दोनों जो है डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या कहा जाता था? कैलकुलेटर, ऑरपैट, गैलीलियो या पास्कलाइन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को जो है पास्कलाइन कहा जाता है और इसका आविष्कार जो है 1642 में ब्लेज पास्कल द्वारा जो है इसका आविष्कार किया गया था। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा संचालित की जाती है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा संचालित की जाती है आपको ये बताना है। याहू मेल, आउटलुक, जीमेल या iCloud मेल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो ईमेल सेवा प्रदान की जाती है वह आउटलुक द्वारा प्रदान की जाती है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। iCloud जो है यह एप्पल का है iCloud, और जीमेल जो है यह गूगल का है आपका। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, ईमेल एड्रेस के भाग यूजर नेम और डोमेन नेम किस चिन्ह द्वारा जो है अलग किए जाते हैं? ईमेल एड्रेस के जो है 2 भाग होते हैं, एक तो आपका यूजर नेम होता है, दूसरा जो है डोमेन का नेम होता है। यह दोनों किस चिन्ह से अलग होता है आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। @ के साथ जो है यह दोनों अलग होते हैं। जैसे कोई XYZ ईमेल एड्रेस है, ये आपका यूजर नेम हो जाएगा, @ लगा देंगे और उसके बाद जो है आपका gmail.com अगर कर दिया आपने तो जीमेल जो है आपका gmail.com ये आपका डोमेन नेम हो जाएगा और यह जो है अलग करने वाला चिन्ह है @ तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। MS वर्ड 2010 में कॉपी कट पेस्ट आइटम अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किए जाते हैं? मॉनिटर में, क्लिपबोर्ड में, रिसाइकल बिन में या डैशबोर्ड में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। MS वर्ड में कॉपी कट और पेस्ट आइटम जो है अस्थायी रूप से जो है क्लिपबोर्ड में जाके स्टोर हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? इसमें आपको नहीं पूछा जा रहा है। डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन या लेजर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी।
लेजर प्रिंटर जो है यह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। बाकी तीनों जो है डॉट मैट्रिक्स, डेजीवी, लाइन, ये सभी जो है इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो है आपका लेजर, एलईडी, इंकजेट, ये सभी जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। एक वेब पेज निम्न में से किस फॉर्मेट में सेव होते हैं? जावा, डॉक, HTML या सभी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जब आप एक वेब पेज को सेव करते हैं तो वह जो है HTML फॉर्मेट में सेव होता है, और इसका जो फुल फॉर्म होता है HTML का, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। 84 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे में फाइल को हस्तांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, IP, UDP, FTP या TCP। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का जो है उपयोग किया जाता है, FTP का उपयोग किया जाता है, और इसका फुल फॉर्म जो होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, और इसका उपयोग करके इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जो है फाइल को हस्तांतरित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट से जुड़े क्लाइंट कंप्यूटर को IP एड्रेस प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट से जुड़े क्लाइंट कंप्यूटर को IP एड्रेस प्रदान करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा DHCP। इसी का यही जो है इंटरनेट से जुड़े क्लाइंट कंप्यूटर को जो है IP एड्रेस प्रदान करता है, DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। 86 नंबर प्रश्न है, वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को रिसोर्स प्रदान करता है निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? नेटवर्क, सर्वर, सुपर कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सर्वर के रूप में जाना जाता है। वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को रिसोर्स प्रदान करता है वह सर्वर के रूप में जाना जाता है। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए किया जाता है? कुकीज, प्लगइन, स्क्रिप्ट या नन ऑफ दीज? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। वेबसाइट पर लौटने के लिए उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए जो है कुकीज का उपयोग किया जाता है। जब आप कोई वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप लोगों ने देखा जो सर्च वाला पैनल होता है उसमें कुछ नंबर लिखे होते हैं और ABCD भी लिखा होता है। यही जो है कुकीज आपके कंप्यूटर में जो है सेव हो जाती है। जब आपको दोबारा जाना होता है उसी साइट पर तो आप जैसे ही कुकीज पे क्लिक करते हैं आप दोबारा इसी साइट पर जो है आप विजिट कर जाते हैं। तो यह जो है कुकीज इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, आपके कंप्यूटर पर अनाधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षात्मक दीवार का उपयोग किया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, साइड वॉल, फायरवॉल, वॉलपेपर या नन ऑफ दीज? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। फायरवॉल का मुख्य रूप से मालवेयर और नेटवर्क आधारित हमलों को रोकने के लिए जो है फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा था? याहू, बिंग, गूगल या आर्ची? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आर्ची जो है यह सबसे पहले विकसित सर्च इंजन था, और इसे जो है 1990 में एलन एमजेट ने जो है इसे विकसित किया था 1990 में। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। MS एक्सेल में हाइपरलिंक विकल्प किस मेनू में उपलब्ध होता है? फार्मूलाज में, व्यू में, फाइल में या इंसर्ट में?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। हाइपर लिंक विकल्प जो है आपको इंसर्ट मेनू में मिलेगा। जब आप इंसर्ट मेनू ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे उस पर, तो आपको हाइपर लिंक, टेक्स्ट बॉक्स, हेडर फुटर, पिक्चर्स, टेबल, ये सभी विकल्प जो है आपको इंसर्ट मेनू में मिलेंगे। दोस्तों आज की वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।